सुबह बखैर इन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम श्योर कि आप तमाम तर लोग सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे, और अगर थोड़ी माड़ी मोटी तबीयत आप लोगों की ख़राब भी हो ना तो आप लोगों ने डॉक्टर्स के पास आना है। मैंने अक्सर ही नोट किया, आपने किसी भी रिश्तेदार और हमारी अपनी भी, मुझे लगता है हमारी जिबिल्लत में ये चीज़ आ गई है कि अगर कभी कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार कॉल करके वैसे बता दे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मेरे सर में बहुत दर्द है या मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, तो हमारे अंदर ना एक डॉक्टर छुपा हुआ है और हम बिला झिझक उनसे कहते हैं कि अच्छा तुम ऐसा करो, तुमने ये वाला चेकअप कराया, ये चेकअप कराया, तुम्हें ये वाली प्रॉब्लम होगी, तुम ऐसा करो, फलानी जो गोलियां हैं ना, फलानी टैबलेट्स इस्तेमाल करना शुरू कर दो, इंशाल्लाह तुम्हें फाका होगा। मेरे साथ भी ये मसला हुआ था और मैंने यही गोलियां इस्तेमाल की थी तो ठीक हो गई थी। अरे भाई, आपके साथ अगर कोई मसला हुआ था, आपको डॉक्टर ने गोली प्रिस्क्राइब की होगी ना, आपको जो मसला था डॉक्टर ने डायग्नोज करके गोलियां आपको दी थी ना, यानी कि दवाइयां आपको दी थी। आप अगले को बगैर किसी डायग्नोज के अपनी सेम दवाइयां कैसे चिपका सकते हैं? एक तो वैसे सेल्फ मेडिकेशन की हमें बीमारी है, हम खुद से हमें होता है डॉक्टर के पास से जाएंगे, खुद से एंटीबायोटिक्स भी शुरू कर देते हैं। एक सर दर्द की गोली से हम कोशिश करते हैं कि हर चीज़ का इलाज कर ले सिवाय मौत के। तो ये बहुत बुरी आदत है। और आप सोचें, चलिए ये तो नज़ला ज़ुकाम खांसी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो लोगों में सजेस्ट करते हैं वो खा लेते हैं। जस्ट इमेजिन आपको मसल के हवाले से कोई पेन हो, आपको आसाबी कोई तकलीफ हो और आसाबी तकलीफ में आपको कोई नक्सी पेन किलर बता दे जिसका कख लेना देना नहीं था, तो सोचें आपकी तकलीफ कितनी बुरी हो सकती है। मैं आज 3 ऐसी आसाबी तकलीफ़ों के वाले से बात करूंगी जो कि वैसे तो कोई बहुत बड़ी ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ नहीं है, बट ये वो एक अंडरलाइन सिम्टम ज़रूर है किसी और परेशानी या बीमारी का। एक तो सर्विकल के वाले से मुझे आज बात ज़रूर करनी है, शाटिका की पेन के वाले से, क्योंकि जिन जिन लोगों को ये होती है, इट्स द लॉन्गेस्ट, अगर देखा जाए कि वो जो आपकी नर्व आ रही होती है उसकी तकलीफ़ है ये, जो ऊपर से यहाँ से शुरू होते हुए आपकी हिप से होते हुए आपके पाँव तक जाती है। देन वर्टिगो, ये लोगों को समझ में नहीं आती। अच्छा, डिफ्रेंशिएट भी करना है। कभी कभी ऐसा तो मेरे साथ खुद ही होता है कि मैं एकदम से खड़ी हूँ ना तो मुझे लग रहा होता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, बैलेंस आउट होता है। इससे तो वैसे आपको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन खुदा न खास्ता कुछ बड़े बुजुर्ग को अगर ऐसा चक्कर आए और वो गिर जाएं, इससे वैसे उनको कोई सीरियस इंजरी भी हो सकती है। लेकिन ये इट्स डिस्टर्बिंग, और जो चीज़ कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपने उसके हवाले से काम ज़रूर करना है, अपना इलाज ज़रूर करवाना है, अपनी जान से बढ़ के और कोई चीज़ आपको नहीं होनी चाहिए। ये मैं आप लोगों से कह रही हूँ, पर ये मुझे ख़ुद को भी, जब कभी कभी ऐसा होता है, मैं आपको कह रही होती ना, साथ में मैं ख़ुद को भी कह रही होती कि भाई किसी अगर तकलीफ़ से गुजरे तो डॉक्टर के पास जाना है, किसी नीम हकीम ख़तरा जान वाली सिचुएशन अपने साथ नहीं करनी। मेरे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट का पैनल मौजूद है, डॉक्टर साहब यहाँ पर होंगे मेरे साथ। हम उनसे जानेंगे कि ये जो मैं जिन बीमारियों के नाम, जिन तकलीफ़ों के नाम में ले रही हूँ, उनकी पीछे अंडरलाइन क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उससे डील कैसे करना है। प्रोग्राम में हम लोग आपकी लाइव कॉल्स भी शामिल करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शौकत मलिक जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहाना रहमान जनरल फिजिशियन हैं, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यूसुफ शेख कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हैं, और साथ में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरादीबा जो कि मैनेजर फिजियोथेरेपी सर्विसेज हैं। मैं आप तमाम लोगों को अपने शो में खुश आमदीद कहना चाहूँगी, और सबसे पहले तो सवाल ही आप लोगों से पूछना चाहूँगी, सर ये जो नीम हकीम ख़तरा जान की जब टर्म इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे अंदर एक आदत है, सब अपने अंदर है, कोई हकीम या डॉक्टर लेके घूम रहे हैं, और हम किसी को भी बिला झिझक कोई भी अपने एक्सपीरियंस से जो मेडिसिन सजेस्ट कर देते हैं, ये कितनी तशवीशनाक बात है सर? ये बेइंतहा तशवीशनाक बात है, और ये पूरी दुनिया में नहीं होता। हम ब्लेस्ड हैं, फिर हम क्या हैं? हमें किसी ने बददुआ सवाए की थी। पैनडोल के या ब्रूफेन के पूरी दुनिया में कोई दवा नहीं ले सकते मेडिकल स्टोर से। हमारे यहाँ आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, उससे सर में दर्द होता है, वो जाके एंटीबायोटिक लेके खा लेता है। उसको पैर में दर्द होता है तो वो कोई दवाई जो उसको याद होती है वो जाके ले। तो हमारे यहाँ ये मिस हैंडलिंग दवाइयों की बहुत ज़्यादा है, और इसकी वजह से जो सबसे बड़ा नुकसान है कि जो हमारे यहाँ एंटीबायोटिक्स हैं उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो है वो रेज़ हो रहा है। जो दवाइयाँ जो आज काम कर रही हैं, हो सकता है 2-4 साल के बाद वो लोगों पे काम करना छोड़ दें। बिल्कुल, और हो रहा है ये। और उसके बाद फिर आप कहाँ जाएंगे, कौन सी एंटीबायोटिक लेंगे? अब हम हायर से हायर एंटीबायोटिक पे जाने की कोशिश करते हैं
इससे कि हमारे पास जो पेशेंट आता है वो सारी एंटीबायोटिक लेने के बाद हमारे पास पहुंचता है। वो ऑलरेडी अपना इलाज कर चुका था। अच्छा, मुझे लगता है कि डॉक्टर फरहाना एक इसकी रीज़न कहना कि ये भी है कि जब हम बाहर वेस्ट में जाते हैं ये मेडिसिन महंगी हैं और आपको सर के ना जगह ओवर द काउंटर ऐसे नहीं कि हर चीज़ आपको मिल जाती है, तो ये भी रीज़न है क्योंकि सस्ती है, फ़ौरन अगले को भी सजेस्ट करती। आपके पास जब लोग आते हैं तो वो कितने अपनी खुद से दवाइयों से इलाज करके आते हैं? उनके पास तो पूरी लिस्ट होती है, डॉक्टर फ्लैजल खा ली है, सिप्रोक्सन का कोर्स कर लिया, सारी दवाइयाँ खा चुके हैं, अब बता क्या करना है। तो हम कहते हैं कि अब बस तुम घर बैठ के दुआ करो कि अब तुम्हारे साथ मतलब वी कांट हेल्प एनीथिंग। चैट जीपीटी पढ़ चुके होते हैं, गूगल से सारा इलाज करवा चुके होते हैं, फिर हमारे पास वो आते हैं। बाहर बेसिकली अलाउड नहीं है कोर्स का, क्योंकि वहाँ पर जो है वो उनका हेल्थ सिस्टम उनको अलाउ नहीं करता, वो दे नहीं सकते। हमारे यहाँ तो ना सिर्फ ये कि वो कोई भी दवाई ले सकते हैं, बल्कि हमारा दिया हुआ प्रेस्क्रिप्शन जो फार्मासिस्ट तो मैं नहीं कहूँगी, जो शॉपकीपर है वो अपनी मर्जी से वो हमारा प्रेस्क्रिप्शन भी चेंज कर देता है, तुम ये वाली नहीं ये वाली दवाई लो, ये ज़्यादा अच्छी है। मतलब जो हमने उनको फॉर्मूला दिया हुआ होता है वो भी चेंज कर देता है, वो उसकी मर्जी होती है, जो उसने देना है वो भी चेंज कर चुका होता है कि तुमने ये। हम सिंपल वाली भी देते हैं कि तुम बेसिक से स्टार्ट करो, तो वो भी अपनी मर्जी से हायर वाली देता है कि नहीं ये ज़्यादा, क्योंकि उसको होता है कि मेरी दुकान पे दोबारा आएगा कि मैंने अच्छी दवाई दी है, उसको वो फ़ौरन ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब ये भी होता है ना कि पीछे से जो आपको कंपनीज जिन्होंने आपको दी होती है तो आपको उनकी सेल का भी ख्याल करना पड़ता है ना? नहीं, हम नहीं करते। नहीं, आप नहीं, मैं तो उनकी बात कर रही ना कि जब हम किसी मेडिकल स्टोर जाते हैं उसके पास एक आई हुई तो उसको होता है जी हम इसकी वाली तो फिर वो उधर भी हमारी चीज़, अगर हम कुछ कोशिश करके अच्छा दे भी रहे हैं तो वो फिर वहाँ पे भी फार्मूला हमारा फेल हो जाता है। बेसिकली सारा काम एजुकेशन और अवेयरनेस का, कोशिश हम लोग बहुत करते हैं कि पेशेंट्स को अवेयर करें इस बात से, क्योंकि ये बहुत कॉमन मिथ है कि पेट में दर्द है तो फ्लैजल खा लो, ये है तो वो फलानी दो, और एंटीबायोटिक अगर खाएं भी तो प्रॉपर कोर्स नहीं करते। लोगों को पता ही नहीं कि ये एंटीबायोटिक दर्द की दवाई समझते हैं, उसको पेट दर्द की दवाई समझते हैं, उसको उस तरह लेकर के आ जाते हैं। खैर ये तो एक अलग चीज़ है, इस पर तो हम एक दफ़ा पहले भी इस तरह का प्रोग्राम कर चुके हैं कि एंटीबायोटिक का मिसयूज़ और इस तरह का। बेसिकली अगर हम इस तरह की बात करें कि किसी ने कोई ट्रीटमेंट लिया तो किसी और की बीमारी समझे बगैर कि तुम्हारी कमर का दर्द है तो तुम भी मेरी वाली दवाई इस्तेमाल कर लो, कमर का दर्द एक नहीं है। हाँ। कमर दर्द का मतलब जो तुम मसाज करा लो, चलो बहुत मसाज किसी के लिए बहुत नुकसान हो सकता है। हाँ, कोई और नर्व दब जब 1000 तरह की चीज़ें, अगर कमर दर्द है तो वो सिर्फ एक कमर दर्द नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्यों है, कैसे है, कब से, किस तरह का है, डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। जो मेन क्रक्स है उस बात का वो ये है कि अगर आपको कहीं पे कोई पेन है और वो आपको जीने नहीं दे रहा तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाए, कुछ भी करने से पहले। कुछ भी करने। डॉक्टर साहब ये जो हम बिला वजह की जो मेडिसिन, एक तो सर दर्द की गोली, ये तो हम मेरे ख्याल से इससे करें पेट के दर्द का भी इलाज करने की कोशिश करते हैं, ख़वातीन को मखसूस अयाम हो उसमें भी लड़कियों को दे रहे थे कि जी आप इसे ले लें। ये असल में सर दर्द की गोली कितना दर्द सर बन सकती है और बहुत ही बिला वजह इसका इस्तेमाल किया जाए तो? देखिए इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। देखिए ओकेजनल यूज़ ठीक है, दिन स्ट्रेसफुल था, कभी सर में दर्द हो गया, ये हो गया, तो आप कभी 2 गोली पेनाडोल खा ली, मे बी वंस इन 2 वीक्स तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन फिर आपकी ना आदत बन जाती है, और कोई भी पेन किलर है ना वो साइड इफ़ेक्ट फ्री नहीं है। कभी आप उसके साथ जो उसका ब्रोशर होता है जिसको आप निकाल के फेंक देते हैं, कभी किसी ने वो डिटेल में पढ़ा? इतनी सारी उसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और ये जितनी भी पेन किलर्स होती हैं इनका सबसे ज़्यादा जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है किडनी डैमेज और आपके मैदे में डैमेज, ठीक है। तो इससे आपको बहुत सारे मसले हो सकते हैं। जब आप उसको रूटीन में यूज़ करते रहते हैं, एक आपको एडिक्शन की प्रॉब्लम, आपको वही दवाई काम करेगी। जब आपको फिजिकल पेन नहीं भी है तब भी आपको फिर क्रेविंग होने लगती है, मुझे वही दवाई चाहिए, और उसके साइड इफ़ेक्ट नुकसान अलग। और मुझे बताएं डॉक्टर साहब, ये जो हम अपनी फ़र्ज़ कर मेरे साथ अगर कोई मसला हो, ये मैंने किया नहीं किसी के साथ, लेकिन हमारे यहाँ लोग ऐसे होते हैं ना कि मुझे कोई प्रॉब्लम थी, मैंने कोई दवाई इस्तेमाल की, मेरे लिए अच्छी साबित होगी, और मैं देखूँ कि अगले बंदे को शायद वैसी प्रॉब्लम है और मैं उसको वही दवाई से रेस्ट कर दूँ कि तुम डॉक्टर के पास जा रही, मैं बस प्रिस्क्रिप्शन पढ़ी यही चीज़ से नहीं, ये कितनी ख़तरनाक हो सकती है? ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत डेंजरस है, बिकॉज जैसे आपने वर्टाइगो की बात की, तो वर्टाइगो के मल्टीपल कॉजेज़ हैं। अगर आप उसमें आपका कॉज ब्रेन का है और आप कोई दूसरा जो सर्वाइकल की वजह से ले रहा है और आपने उसको अगर वो मेडिसिन दे दी तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको कॉप अप करना। तो आई थिंक सो कि इस तरह की मेडिकेशन हमें यूज़ नहीं करना चाहिए और ना ही एडवाइस करना चाहिए अपने अराउंड, जब तक किसी कंसल्टेंट से आप एडवाइस ना ले लें। तो आई थिंक सो कि ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। हाँ, और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं, आप लोगों को सच में नहीं करनी चाहिए। मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि भाई आप लोगों को पता नहीं चलता, ऐसे डॉक्टर साहब लोग टोटके दे रहे होते हैं, मैं कहती हूँ सर दर्द की गोली भी छोड़ दें, ऐसे टोटका इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि वो अगले की जान ले सकते हैं। मुझे बताएं, ये अगर हम सर्वाइकल की वजह से बात करें तो ये सर्वाइकल है क्या? सर्वाइकल पेन बेसिकली गर्दन के मोरों का दर्द है। अब गर्दन में आपकी गर्दन के पट्टे हैं, गर्दन के लिगामेंट्स हैं, गर्दन के जोड़ हैं, और कंधा थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व होता है।
अब इसमें सिंपल से स्टार्ट लेकर के अगर गर्दन का दर्द में स्टार्ट करेंगे, गर्दन का दर्द है, अगर कोई भी मरीज़ आता है गर्दन का दर्द है, तो जो हम चीज़ें एवेल्यूएट करने की कोशिश करते हैं सिंपल टू डिफ़िकल्ट की तरफ हम जाते हैं। कब से है, कितनी देर से है, कब होता है, कैसे ठीक होता है, कोई चोट तो नहीं लगी। रेड फ्लैग्स हम सबसे पहले रूल आउट करते हैं कि इस वक्त कोई चोट तो नहीं लगी थी, कोई गिरे तो नहीं थे, इसके साथ आपको जो है किसी किस्म का नौजिया वॉमिटिंग तो नहीं हो रही, साथ हेडेक तो नहीं है, चलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आपको, और ये दर्द कहीं जा तो नहीं रहा है, इस दर्द से आपकी कोई हाथों में नमनेस, कोई चुभन जलन की तकलीफ तो नहीं हो रही, कोई हाथों में कमज़ोरी तो नहीं आ रही है, क्योंकि हम क्या एवेल्यूएट करना चाह रहे हैं कि ये ब्रेन स्टेम की तरफ या दिमाग को तो इन्वॉल्व नहीं कर रहा। अगर सिंपल मस्कुलर पेन है तो फिर हम 2 वीक्स का ट्रायल देते हैं कि आप इसका पेन किलर लें या मसल रिलैक्सेंट लें। लोकल ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं लोकल और एक्सरसाइज से। अगर फिर हम इसमें ऑक्यूपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका काम की नौयत क्या है, आप क्या काम करते हैं, डेस्क जॉब है, कंप्यूटर का काम है, मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ है। नॉर्मल लोग कहते हैं हम तो कोई काम नहीं करते, लेकिन नहीं जी, मोबाइल का यूज़ है, बच्चे उठाने का काम है, बाल्टी औरतों का बाल्टियाँ उठाने का काम है, कपड़े धोने का काम है, चमचे चलाने का काम है, बड़े बड़ी हांडियाँ पकाने का काम है, सारा दिन घर में वो एक हाथ में बच्चा है, एक हाथ से हांडियाँ पक रही हैं, तो वो सारी चीज़ें हम एवेल्यूएट करते हैं। हाँ, अब इफ इट्स टुवर्ड्स कि हाँ जी उसकी प्रॉब्लम है, नमनेस है या कोई और एग्जामिनेशन में हमें ऐसे रिफ्लेक्सेस में प्रॉब्लम मिलती है, तो फिर हम न्यूरो के एवेल्यूएशन की तरफ हम भेजते हैं कि आप वो करवा कर। हमारे साथ बलूचिस्तान से कॉलर भी मौजूद हैं, आसिफ खान। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सिस्टर, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आपके तमाम मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैम बात ये है कि मुझे रात को नींद नहीं आती। मेरे साथ जब वाकया हुआ था ये 8 मार्च का, तो उसके बाद मुझे नींद नहीं आती थी। फिर मैंने 10 मार्च 2021 को स्लीपिंग पिल्स स्टार्ट की। तो मैंने 2 स्लीपिंग पिल्स पहले में खाई, तो रेस्ट मुझे इतना फिर भी नहीं आ रहा था। तो उसके बाद आप ऐसे समझे कि मैं एडिक्ट हो गया था इंजेक्शंस का। अच्छा। मैंने इंजेक्शन भी लगाए, लेकिन मुझे नींद फिर भी नहीं आती और मेरा पूरा का पूरा जिस्म जो है वो दर्द करता है। आसिफ भाई, इंजेक्शंस किस चीज़ के लगाए आपने? जी ये जो किम्स इंजेक्शन जिसे कहते हैं, ओके ओके ओके, वो ठीक है। वाले, और ये हैं तकरीबन 15 अगस्त 2023 से मैं लगा रहा हूँ। ओके, उनको डेट्स भी याद है। अच्छा, 8 मार्च वो आप आसिफ भाई वही ना, ठीक है, जो प्रॉब्लम हुई थी दोस्त के, हाँ ठीक है, डेट्स भी याद है, ठीक है ठीक है। डॉक्टर साहब क्या इनको सजेस्ट करना चाहेंगे? वही बात है, देखें जो स्लीपिंग पिल्स है ना, दे आर ओनली एंड ओनली फॉर टेम्प्रेरी यूज़। कोई मतलब आप ज़्यादा हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा आप यूज़ नहीं करें, क्योंकि जितनी भी, अब मैं ब्रांड नेम्स दवाइयों के नाम नहीं लूँगा, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है टॉलरेंस। अगर आपको एक हफ़्ता एक दवाई फ़ायदा करती है, तो अगले हफ्ते में आपको एक दवाई फ़ायदा नहीं करेगी, आपको 2 लेनी पड़ेंगी। तो ये सबसे कॉमन एडिक्शन है जो कि हो जाता है। फिर आप कुछ भी कर लें, जो भी एक्टिविटीज़ कर लें, आपको दवाई के बगैर नींद ही नहीं आएगी, आपके सारे केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। और ये जो इन्होंने जिस इंजेक्शन का नाम दिया, ये बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, जो कि मॉर्फिन के ख़ानदान में से आता है। मॉर्फिन पाकिस्तान में ओवर द काउंटर बैन है, क्यों? क्योंकि वो ऑब्वियसली फॉर एडिक्शन रीजंस, लेकिन उसका ये थोड़ा सा वीकर ऑल्टरनेटिव है, ये अवेलेबल है क्योंकि स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। तो अब वो पेन किलर कम और इस पर्सपेक्टिव में ज़्यादा यूज़ हो जाता है। अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करें, मरीज़ उसका फिर आदी हो जाता है। ये किन्स जो है नॉर्मली हम लोग जब ऑपरेशन करते हैं तो उसके अंदर ये अमूमन यूज़ होती है मरीज़ को थोड़ा सा डीप करने के लिए, और ये नॉर्मली ये दवा इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग दवा है। और ये जो एक तरह की हैबिचुएशन हो जाती है, आप जब एक नींद की दवा लेते हैं और उसके आदी हो जाते हैं, तो आपको उसको छोड़ना तकरीबन नामुमकिन हो जाए जब तक कि उसकी कंप्लीट रिहेबिलिटेशन ना की जाए। तो डॉक्टर साहब, मैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो नींद की दवाइयाँ लेते हैं, और ना सिर्फ है कि वो नींद की अद्वियात लेते हैं, वो सजेस्ट भी कर रहे होते हैं। जैसे मैं, अगर मुझे नींद की प्रॉब्लम है तो लोग आप फलानी दवाई लेके सोच रहे हैं, नहीं मैं दवाई लेके नहीं सोच सकती भाई, लेकिन लोग इसको ऑल्टरनेट मेलाटोनिन भी देते हैं, तो क्या वो ठीक है, वो सेफ है? वैसे क्या कि वो भी नहीं? हमारे यहाँ हर डॉक्टर, हर शख्स के अंदर एक डॉक्टर छुपा हुआ है, जी, और अल्हम्दुलिल्लाह। उसने ये फ़र्ज़ कर लिया है कि उसने लोगों को खिदमत खल्क से जज्बा कूट के भरा हुआ है हमारे अंदर। हमने हार्मोन वो आप ले सकते हैं, लेकिन ये जो भी एडजुवेंट थेरेपी के तौर पर जब दी जाती है, किसी को कुछ सिवियर ग्रीफ डिसऑर्डर है या कुछ है, तो मैक्सिमम 2 वीक्स के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर दी जाती हैं स्लीपिंग पिल्स के तौर पर।
हमेशा डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि 2 वीक्स के बाद आप फॉलोअप करें अलॉन्ग विद सम एंटी डिप्रेसेंट या कोई थेरेपी के जिसके साथ हम टेपर ऑफ कर देंगे और आपकी ये बंद कर देंगे और उसको स्लीपिंग टेपर ऑफ भी करना है। लेकिन डॉक्टर के पास जाता नहीं ना कोई, सुकून मिलने Oh लग my जाता God. है। मैं सिर्फ ये मुझे पूछूंगी कि ये बताएगा कि अक्सर लोग अपनी वाकई दर्दों से बचने के लिए नींद की गोली ले लेते हैं। ये एक और अदर वे है ईआर में जाके किन्स लगवा ये वाला इंजेक्शन लगवाने का, जो एडिक्शंस के लोग होते हैं ना आदि, वो पेन शोर मचा के ये लगवा रहे होते हैं कि ताकि उनको उस तरह से ये डोज मिलती रहे। ओह माय गॉड। अच्छा, सरगोदा से मेरे साथ कॉलर है मिसेस शमीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी मिसेस शमीम कैसी हैं? ठीक हैं? जी, शुक्र अल्लाह का, ठीक है। मैंने अभी टीवी ऑन किया है तो इसमें जोड़ों के दर्द के बारे में बता रहे हैं जी 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 और बताइए। कमर दर्द के बारे में। तो मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में मुझे बताएं कि मैं क्या एहतियाती तदाबीर करूँ, क्या मैं खाने में इस्तेमाल करूँ जो कि मैं ठीक हो जाऊँ। मैं मुझे ना बहुत परेशानी है। अच्छा, मैंने बताएं, इलाज पेन किस चीज़ के ये नहीं बताएं। जा सकती। ज्यादा डॉक्टर महंगे हैं तो मैं इलाज महंगा, दवाइयाँ मैं नहीं खा सकती, फोन नहीं मैं कर सकती, हालात जरा थोड़े खराब है। अच्छा, तो मेरी जान मुझे बताएं आपको पेन किस चीज़ की है? मेरे कंधों में पेन होती है, घुटनों में, कमर में, और यानी कि जोड़ों का दर्द मुझे थोड़ा सा शो कर रहे हैं डॉक्टर ना। मैंने कल ही टेस्ट करवाए हैं। आपसे काउंटर को सवाल पूछना चाहेंगे ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो एज क्या जाए। और वेट कितना? आपकी एज क्या और आपका वेट कितना है? एज तकरीबन होगी जी 33-34 साल होगी और वेट तकरीबन मेरा ज्यादा या 65 साल तकरीबन 65 वेट हो गया। अच्छा, इतना मुझे चेक करवाया था। मुझे बताएं 65 वेट पे वैसे आपका कद कितना है? तकरीबन 5 इंच होगा। 5 फुट हो गए यानी 5 कि फुट जी, 5 फुट पे होगा। 65 वेट ज्यादा है। जी, हाँ 5 फुट पे ना। मैं क्या एहतियाती तदाबीर करूँ मुझे बताइए कुछ। पहले तो मेरे ख्याल से एहतियाती पे कुछ टेस्ट डॉक्टर को नहीं कराए हुए हैं, विटामिन डी वगैरह तो पहले तो ख्वातीन से उम्रें नहीं पूछनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब इलाज जो कर डॉक्टर पूछ सकते हैं ओनली डॉक्टर्स कैन आस्क जी जी। और डॉक्टर से छुपानी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे डॉक्टर साहब, ये जो पेन वगैरह का बता रही हैं? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये तो ये ज़्यादा बेहतर बता सकेंगी, लेकिन ख़वातीन के अंदर सारी उम्र उनको कैल्शियम लेना चाहिए, इसलिए कि उनकी बोन्स में से कैल्शियम सारी उम्र थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है, ठीक है तो ना। ऑस्टियोपोरोसिस तो मिल जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इसी वजह से ओल्ड एज में आपने देखा होगा कि जो बूढ़ी ख़वातीन हैं वो ज़रा सा फिसलें तो उनकी हड्डी टूट जाती और है। कहीं डॉक्टर साहब मैंने सुना हुआ है कि ये नहीं कि वो गिरी तो हिप बोन उनकी टूटी है, कभी कभी हिप बोन टूटती है तो वो गिर जाती है। जी, मैं ज़रा इस पे डिटेल में जवाब लूँगी। जी। हाँ मैं ज़रा इस पे तो डिटेल में जवाब लूँगी। इसलिए सारी उम्र जो है कैल्शियम किसी न किसी शक्ल में लेना चाहिए। उसके लिए दूध एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि उसको बाकायदगी से पीना चाहिए। तो अपनी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रॉन्ग करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से बचेंगे। चलिए इसको मज़ीद यहाँ से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग की लाइव कॉल्स भी शामिल करूँगी छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगी कि बढ़ते हुए वेट की वजह से हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर जोड़ों की दर्द के वाले से बात करते हैं, हमें खातून की कॉल आई थी, वो भी बात करी थी जोड़ों के दर्द की, शोल्डर्स की पेन की बात करते हैं, कोई भी मोहरों की अगर तकलीफ हो, उसमें वेट का कितना अमल दखल होता है? देखिए वेट सबसे ज़्यादा जो हमारा एब्डोमिनल वेट होता है ना वो हमारी सबसे पेनफुल होता है, क्योंकि आपका जब एब्डोमेन ज़्यादा होता है उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो बैक की जो स्पाइन है ना, स्पाइन का कर्वेचर चेंज हो जाता है। उसकी वजह से आपके जो वर्टेब्राज है उस पर प्रेशर बहुत पड़ता है, तो उसकी वजह से आपका पेन ज़्यादा रहने लगता है, बैक पेन। और लॉन्ग स्टैंडिंग जब करते हैं तो सारा स्ट्रेस जाता है नीज़ के ऊपर, तो वेट की वजह से आपकी जो नीज़ है वो बहुत पेनफुल। तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो प्रॉब्लम है ना हमारे यहाँ वेट की वजह से नीज़ का प्रॉब्लम और बैक का प्रॉब्लम है। तो आई थिंक सो कि हमें अपने वेट को सबसे पहले कम करना चाहिए, फिर हमें मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम पेन हमारा सबसाइड हो भी जाएगा फॉर दी टेम्परेरी ट्रीटमेंट, बट आप वेट नहीं कम करेंगे तो आप जब घर जाएंगे फिर वही एक्टिविटी करेंगे तो दोबारा से आपको पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको अपने वेट को भी कम करना है और साथ में आपने ट्रीटमेंट करानी है, क्योंकि ये आपके जॉइंट्स, आपकी बोन्स और आपके मसल्स को ज़्यादा ख़राब करते हैं, क्योंकि इतने फैट्स होते हैं मसल्स में
कि वो आपका लीन बॉडी मास होता नहीं है। लीन बॉडी मास नहीं होता तो कहता है फैट्स की डिपोजिशन है ज़्यादा, तो फैट्स की वजह से आपके प्रेशर बहुत पड़ता है बोन्स पर ना। तो लीन बॉडी मास अगर स्ट्रांग होता है तो वो क्या करता है, आपको स्ट्रेंथ करता है, आपको स्ट्रेंथ देता है। लेकिन अगर फैट ज़्यादा हो तो आपको वो स्ट्रेंथन नहीं करता है, बल्कि आपको और वीक कर देता है। वो तो दब गया बेचारा, लीन बॉडी मास। और उससे इवन आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप लॉन्ग वॉक नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या होता है कि आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम, आप थक जाते हैं, आप कहते हैं मुझे सांस का प्रॉब्लम हो रहा है। ये सांस का प्रॉब्लम बेसिकली नहीं होता, ये वेट की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। आप फटीग हो जाते हैं, आप अपने वेट को ज़्यादा उठा के चल नहीं पाते। तो आई थिंक सो हमें वेट पे ज़्यादा पहले काम करना चाहिए, उसके बाद फिर मैनेजमेंट की तरफ आना चाहिए कि मुझे बैक पेन है या नी पेन है तो मैं इसको बेहतर करूँ। और डॉक्टर साहब जिनका वेट नहीं होता उनके तो पोस्चर, मतलब हम अगर 5 में से हार्डली आप एक बंदे का पोस्चर देखेंगे जो कि बिल्कुल परफेक्ट होगा, वरना तो बाकी जो 4 होंगे उनका पोस्चर सही होगा ही नहीं। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी शाइस्ता बात करें हमारे साथ। अच्छा जी शाइस्ता जी, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैंने यही पूछना है कि मेरी ना लेफ्ट आर्म में पेन है। मतलब कि ये मुसलसल रहता है, मैं काम करती हूँ तो मुझे महसूस होता रहता है कि ये पेन हो रहा है। हाथ की उंगलियों तक में आता है ये पेन। और ये गर्दन की पेन, मतलब ऐसे पेन शुरू होता है गर्दन में, और उस गर्दन में इतना महसूस नहीं होता, लेकिन बाजू में ज्यादा महसूस होता है। बाजू में ज्यादा, ठीक है। ये आप कोई काउंटर सवाल पूछना चाहेंगे जानने के लिए, कुछ हिस्ट्री? कितना टाइम हो गया? ये ना मतलब कि मैं काम करती हूँ, मैं असल में करती हूँ सिलाई का काम, तो वो मैं करती रहती हूँ तो वो होता रहता है। सही। और छोड़ दूंगी तो नहीं होगा। ठीक है, चल ओके जी। डॉक्टर साहब क्या प्रॉब्लम होती है? नहीं, टिपिकल हिस्ट्री हम जैसे बात कर रहे थे ना कि सिलाई के काम में बहुत ज़्यादा गर्दन झुका के आप मशीन चला रहे होते हैं, तो उसके अंदर ये होता है कि जब आप गर्दन का कर्वेचर ना थोड़ा सा रिवर्स सी शेप होता है। जब आप इतना काम करते हैं तो सीधा भी नहीं, वो ऑपोजिट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि नर्व्स थोड़ी सी प्रेस होती हैं, तो आपकी वो टिपिकल ये है कि भाई हाथ दर्द हो रहा है, सो इसका मतलब थोड़ी सी नर्व प्रेस होती है, जिसकी वजह से उनके हाथ में वो प्रॉब्लम आती है। वो छोड़ देती हैं, ठीक हो जाती हैं। ठीक है, इसका इलाज क्या है ये उन्हें खुद पता है। ठीक है, तो इनको चाहिए कि थोड़ी सी अपनी जो ये है सिलाई कढ़ाई, इसको थोड़ा सा कम कर दें। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा ख़त्म कर दें, लोगों का आमदन का भी ज़रिया होता है, लेकिन थोड़ा सा आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग जो हैं, मैं उनको क्या एडवाइस करता हूँ कि अगर आप सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं तो उसको मशीन वगैरह जो है ज़मीन पे बैठने के बजाय उसे टेबल पे रखें। जब आप टेबल पे रख के काम करेंगे, अपनी मेज़, अपनी कुर्सी थोड़ी सी नीचे करें ताकि आप आई लेवल पे काम करें, आपको यूं के बजाय यूं मशीन चलानी पड़े। तो उससे ये होगा कि आप गर्दन इतनी नहीं झुकाएंगे तो चीज़ें कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आई थिंक सर ऐसे पेशेंट्स को, जो लोग इस तरह के काम करते हैं, उनको अपनी पोजीशन को थोड़ा चेंज भी करना चाहिए। लाइक अगर 8 आवर्स की वो स्टिचिंग कर रही हैं तो हर 40 मिनट्स के बाद या 1 आवर के बाद एटलीस्ट थोड़ा सा उठ के वॉक कर लें, थोड़ी नेक की एक्सरसाइजेस कर लें, थोड़ी आर्म की एक्सरसाइजेस कर लें। तो उससे क्या होगा कि उनका जो स्ट्रेस है ना वो कम हो जाएगा मसल्स पे। तो अगर ये थोड़ा सा अपना ऑल्टर करेंगे ना चीज़ों को, तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा उन्हें। आप डॉक्टर साहब आपको कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल, ये इन्होंने सही बात की है। देखिए पोस्चर, जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि पोस्चर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कोई भी काम करते हुए। तो जब आप सिलाई का काम कर रही हैं, एक तो आप मुसलसल हो सकता है हाथ को भी यूज़ कर रही हूँ, उसका भी स्ट्रेस होता है, और उसके साथ आप किस पोजीशन में कर रही हैं और कितनी देर तक कर रही हैं। तो ये बड़ा अच्छा सजेशन है कि बीच में गैप दें ताकि आपकी मसल्स को आराम मिल सके और आपको भी आराम मिल सके, अपनी पोजीशन को बहुत परफेक्ट रखें। तो डॉक्टर साहब ऐसी वैसे कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम घर बैठ के बड़े आराम से अपने गर्दन की मोहरों के लिए जो है वो कर सकते हैं? असल में सर्वाइकल के लिए बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज होती हैं। आप थोड़ी सी नोडिंग एक्सरसाइजेज कहते हैं, पेशेंट को थोड़ा सा टक इन, और ये कहते हैं कि इस तरह से अपने चिन को टक इन और टक आउट, ये इस तरह से करें, ये करने। सिंपल आपकी नोडिंग एक्सरसाइजेज है। हम नमाज पढ़ते हैं, जो सलाम फेर रहे होते हैं दाई, हम ये थोड़ी सी श्रगिंग कर लें तो इससे हमारे मसल्स काफ़ी रिलैक्स रहते हैं। तो अगर हम ड्यूरिंग अपनी एक्टिविटीज़ इस चीज़ को करते रहें ना, तो उससे काफ़ी हमारे मसल रिलैक्स हो जाते हैं। तो हम कर सकते हैं, सब पेशेंट्स कर सकते हैं घर पर खुद भी। हम लोग तो जैसे बीइंग फैमिली फिजिशियन हम कहते हैं कि प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है पेशेंट के लिए। तो जैसे फीमेल ज़्यादातर उनके ऐसे जैसे ज़्यादातर स्टिचिंग कर रही होती,
तो हम कहते हैं कि और या ऑफिस वर्क, तो हम कहते हैं कि आपके लिए पॉसिबल क्या है। घर में है तो 20 और 30 का, 10 और 30 का हम कहते हैं एवरी 30 मिनट्स 10 मिनट्स के लिए घर का चक्कर लगा के बच्चों का कोई काम और वो करके आप एक फॉर्मूला रखें कि आधा घंटा हो गया तो मैंने उधर जाके कोई और चीज़ करके आनी, ऑटोमेटिक एक्सरसाइज हो कमरे की लाइटें बंद करके आ जाए, बच्चे को देखाई, कोई हांडी में चम्मच चलाई, कपड़े तय करके आ गई, ताकि ऑटोमेटिकली आपकी एक्सरसाइज होगी। और आपको बाथरूम में पानी ना बह रहा वो चेक करके आ जाए, ऑटोमेटिकली आपको एक आपका काम भी होता गया और आपको एक एक्स्ट्रा, क्योंकि उनको होता है कि हम ये करेंगे तो हमारे वो काम कैसे हो जाएंगे। प्लस ये कि ऑफिस है तो आपने ऑफिस की फाइलों का काम करके आप वो चक्कर लगा करके आ गए। सेकंड ये कि अब नहीं याद रहता कि ये करना 10 मरतबा, तो हम कहते हैं जितनी डायरेक्शन में गर्दन घूमती है ना, जो गर्दन के काम है करने वाले, बस 10 मिनट या आधे घंटे के बाद बैठे बैठे चारों तरफ गर्दन घुमा लो, जो गर्दन जहां जहां जा सकती है ना, बस ये तो वो उनको पता ही होता है कि मेरी गर्दन के क्या क्या काम है, तो वो इतना याद रह जाता है। और तेजी में ना कीजिएगा, बाकी को तोड़ के बैठे आराम से, एक्स्ट्रा नहीं करना। और डॉक्टर साहब के पास है कि मेरी गर्दन नहीं जितना इजीली हो रहा है। और अब एक और बात भी समझाते हैं पेशेंट को कि जैसे दर्द है यहाँ पे, जब इतनी आराम से जा रही है ना, तो आराम नहीं रखना और लेके जाना है, तभी ये रिलैक्स होगा। आपने तकलीफ थोड़ी सहनी है, तब आपका दर्द खत्म होगा। जितना इजीली जा रहा है तो आपका दर्द नहीं खत्म हो रहा, वो तो वो कंफर्टेबली गर्दन कर रही है, आपको थोड़ा और स्ट्रेच देना है ताकि वो सुकून मिले, फिर आपको नेक्स्ट टाइम फिर आपका वो पेन खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर भी अजहर अली अटक से हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी अजहर भाई, क्या पूछना चाहेंगे? मेरा लेफ्ट जो है शोल्डर वो फ्रोजन शोल्डर है तकरीबन 1 साल से, और मैंने फिजियोथेरेपी बहुत सारी करवाई है जगहों से, उससे भी आराम नहीं पड़ता। वक्ती तौर पर थोड़ा सा 60-70% फर्क पड़ता है, 50% फिर दोबारा हो जाता है। इसके लिए पूछना था कि क्या करें, किया जाए। एक तकरीबन पिछले साल मई में हुआ था, अब ये इस महीने आ गया दोबारा। अच्छा, फ्रोजन शोल्डर की तो पेन बहुत बहुत ज्यादा होती है, इंसान को समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे। फ्रोजन शोल्डर का ना एक सेल्फ कोर्स है, कहते हैं कि 3 महीने 4 महीने में शुरू होता है, तकरीबन नेक्स्ट 1 साल तक वो ऑन ऑफ चलता है, और फिर अगले 3 से 4 महीने में वो वीन ऑफ होता है। कहते हैं 2 साल के अंदर वो अपना पूरा साइकिल लेके, कहते हैं ये कि वो कंप्लीट होके चला जाता है। तो हाँ, 1.5 से 2 साल के अंदर खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखनी है। क्यों? क्योंकि उसमें होता ये है कि भाई आपको ज़्यादा मूवमेंट में पेन होता है, आप मूवमेंट नहीं करते। जब ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते तो वो और जोड़ चिपकता रहता है, तो आपकी फिर थोड़ी सी मूवमेंट भी बहुत लिमिटेड हो जाती है। तो उसके हैं ऑप्शंस हैं, एक फिजियो है, उसके अलावा हमारे बहुत सारे ऑर्थोपेडिक वाले हैं, वो इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस लगा देते हैं। और भी एक ऑप्शन होता है कि वो सर्जरी में लेके जाके आपको ऑपरेट नहीं करते, लेकिन जब आपको एनेस्थीसिया दे देते हैं या मसल्स रिलैक्स होते हैं तो आपके शोल्डर को पूरा घुमा देते हैं। हाँ। और सारे आपके जो इसमें एडिशंस हैं अंदर जॉइंट्स में, वो सारे ब्रेक करते हैं, तो आपका हाथ मोबाइल हो जाता है। फिर आप उसको एक्सरसाइजेज करते रहें, फिजियो कराते रहें, तो वो सेटल हो जाता है। तो मरीज जब जागता है तो कहता है अच्छा ये हिलना कैसे शुरू हो गया, पहले तो बहुत पेन था। तो ये हैं अलग ऑप्शंस, लेकिन वो डिपेंडिंग के भाई आपका सर्जन आपको क्या प्रिस्क्राइब करता है, डिपेंडिंग अपॉन सीवियरिटी। 2 चीज़ें और भी हैं, लाइक एक तो फ्रोजन शोल्डर आपको हुआ क्या, लाइक ट्रॉमा से हुआ है या आपको सर्वाइकल की वजह से रेडिएटिंग पेन इतना था कि आपने शोल्डर को मूव नहीं किया काफी दिन तक। यानी कि किसी ट्रॉमा की वजह से भी आपको, दिस कैन बी अ मेंटल ट्रॉमा एंड फिजिकल ट्रॉमा। नहीं, जो आपके टेंडनाइटिस वगैरह होते हैं, बर्साइटिस होते हैं, कभी इंजरीज हमें होती है, कभी हम कोई चीज़ उठा रहे होते हैं, एकदम से मसल्स आपके टेयर हो जाते हैं, तो जो टेयरिंग वेयरिंग होती है उसकी वजह से भी जो है ना आपको पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है। तो अक्सर लोग क्या कहते हैं कि फिर मूवमेंट नहीं करते, फिर जैसे मैं कोई भी एक्टिविटी इसको नहीं करूँगी, दूसरे हाथ से कर लूँगी, तो अल्टीमेटली वहाँ फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो जाता है, एडिशंस बन जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि आप जब नहीं मूवमेंट करेंगे तो मसल्स आपके वीक होते जाएंगे, जिस चीज़ को आप यूज़ नहीं करते वो वीक हो जाती है। तो ऐसा ऐसा क्या होता है कि वो फ्रोजन होने के बाद इतना स्टिफ हो जाता है कि आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है सारी। फिर आपको फिजियोथेरेपी आप कराते हैं। अच्छा, फिजियोथेरेपी जैसे उन्होंने कहा मैंने करवाई है, तो फिजियोथेरेपी के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तो फ्रोजन शोल्डर में आपने लॉन्ग टर्म फिजियोथेरेपी करानी है। अगर आपका शोल्डर मोबाइल भी हो गया है, यानी रेंजेस पूरी मिल गई हैं, तब भी करानी, क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम जो आपके मसल वीक हुए हैं ना, वो रिकवर नहीं हुए हैं, सिर्फ आपकी रेंज निकली है। तो अब आपने उस मसल्स को भी तो स्ट्रांग करना है। अगर आप मसल स्ट्रांग नहीं करेंगे तो आपको दोबारा से वो प्रॉब्लम रहेगी। डॉक्टर साहब, ये लॉन्ग टर्म फिजियोथेरेपी कितनी लंबी होती है? डिपेंड्स। जैसे फ्रोजन शोल्डर है, फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट तो मेरे पास, जैसे डॉक्टर यूसुफ कह रहे थे, 1 ईयर तक भी आए रेगुलर बेसिस पर कुछ पेशेंट्स। इससे पहले मुझे ब्रेक पे जाना है, तो मेरे साथ कॉलर मौजूद है अली कराची से, मैं जल्दी से उनकी कॉल भी शामिल कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अली।
वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। बताएं क्या प्रॉब्लम है? मेरा सवाल ये है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी और तकरीबन 12 था उसका वैल्यू, और जो है डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा विटामिन डी के इंजेक्शन लगवाएं, तो 4 महीने इंजेक्शन लगवा लिए थे और अब उसका दोबारा टेस्ट करवाना है। लेकिन जो है मेरे एक सवाल ये है कि मेरे ना किडनी में स्टोन था और उसका है 5 mm का 5/7 ऐसी कुछ है, मतलब स्टोन का साइज बड़ा है जो ऑपरेशन के साथ निकलेगा, यूरिन में वैसे नहीं निकल सकता। अब अभी पेन तो नहीं कर रहा मुझे, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो हम मल्टीविटामिन हमें डॉक्टर देते हैं और ये विटामिन डी पीते हैं हम, तो इससे उसका साइज कहते हैं इंक्रीज हो जाता है, तो क्या अब हम मजीद अगर डेफिशिएंसीज है तो हम पी सकते हैं? एक तो ये सवाल। दूसरा ये सवाल ये कि मेरे ना लेफ्ट साइड में जो हाथ होता है, पंजे और उंगलियां हैं, उसके ऊपर जब भी मैं कोई घर का काम कर रहा हूँ या किसी किस्म का काम कर रहा हूँ हार्ड, तो स्वेलिंग हो जाती है। अब वो पहले वहां दर्द थी, उसके बाद ये सर्वाइकल पेन शुरू हो गया, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर के पास जाता हूँ, कहते हैं मल्टीविटामिन के आपकी टैबलेट खाएं 1 महीना, तो उसके अंदर तो मुख्तलिफ रेशो के विटामिन होते हैं, कैल्शियम भी है, डी भी है, तो वो ज्यादा तो नहीं हो जाएंगे, किडनी को अफेक्ट नहीं करेंगे? ओके, कोई सर काउंटर का सवाल पूछना चाहेंगे जल्दी से? नहीं चलें, अब ठीक है, आप शो देखते रहें, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिन हमारे नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया, हम आपको बताते चलें कि आज हम 3 बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि जो पेन्स होती हैं, जिसमें वर्टिगो है, जिसमें सर्वाइकल है और जिसमें शैटिका की पेन है, हम उसके हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पेन अगर कुछ में से 2 तो ऐसी हैं कि जो लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है, बट येस ये अंडरलाइन प्रॉब्लम ज़रूर है और बहुत सारी वो बता रहा होता है कि और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉडी में डैमेज पड़ी हुई है, जिसको आपको इसका इलाज कराना ज़रूरी है। कॉलर हमारे साथ है ब्रेक पर जाने से पहले अली, और वो जो उनका सवाल था हाथ में दर्द के वाले से। खैर अली भाई पूछ रहे थे एक तो कि मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम का रोल, और मेरी किडनी में भी स्टोन है, ठीक है। तो मैं ये बताता चलूँ कि स्टोन्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, या तो कैल्शियम के हो सकते हैं, ऑक्सलेट के हो सकते हैं, यूरिक एसिड के हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मल्टीविटामिन या कैल्शियम लें, विटामिन डी लें तो उससे आपकी स्टोन फॉर्मेशन बढ़ जाए। अगर वो स्टोन निकलने वाला है, सर्जरी वाला है, तो जब भी वो हो तो उसके बाद स्टोन एनालिसिस हो जाए ताकि पता चल जाए। दूसरा, जिस तरह से वो कैफियत बता रहे थे कि मेरे एक उंगली में भी पेन होता है, कोई काम करते सूज जाते हैं हाथ, सूज जाते हैं, तो ये मेरा शक थोड़ा सा यूरिक एसिड पे ज़्यादा जा रहा है कि कहीं यूरिक एसिड वाले प्रॉब्लम्स ना हो। तो वो दूसरी चीज़ है। और तीसरा ये है कि हाँ, अगर आप पाकिस्तान में नेचुरली विटामिन डी कम रहता है, क्यों? क्योंकि वो सनलाइट से बनता है, और हमारी इतनी गर्मी होती है कि अगर आप सनलाइट में निकलें तो फिर आप सनबर्न भी हो सकते हैं। तो रिलेटिवली बेहतर होता है कि आप सप्लीमेंट्स ले लें। हर 3 महीने में अगर आप 3 या 4 उनके जो एम्प्यूल्स होते हैं विटामिन डी वाले, वो पी लें, या मतलब पीना ही आइडियल है, तो उसका कोई नुकसान नहीं है, मतलब ओवर नहीं होती। विटामिन डी की टॉक्सिसिटी 150 लेवल के ऊपर होती है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप 1 साल तक लगातार लेते रहें तब होगा शायद, लेकिन रूटीन में टॉक्सिसिटी नहीं होगी। और मल्टीविटामिन से भी स्टोन एज सच अमूमन नहीं बनता। अच्छा, हम ज़रा पोस्टर के वाले से बात करें, तो मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब ज़रा आप भी ज़रा पोस्टर, क्योंकि जैसे हम कुछ पिक्चर्स भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे कि जैसे ना हमारा तो यही है फ़ोन में ही, और ये सब मेरे ख्याल से ये कोई भी शायद आप लोग भी जब फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं यूँ तो बड़ी मुश्किल से कोई फ़ोन में बात करते हैं, हम सब ऐसे लगे होते हैं। हाँ, बेसिकली जो है वो आपकी नेक का जो बैठने के लिए भी अमूमन जब हम बैठते हैं, अमूमन लोगों का, बच्चों से लेकर के टीनेजर्स का भी आजकल बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल है। जब हम नीचे बहुत ज़्यादा हाथ करके कीबोर्ड का लेवल हमारे ऊपर ना हो तो हमारा पूरा जो है शोल्डर पे वेट आता है हाथ का। और इसके अलावा जब हम हमारी जो स्क्रीन है, अगर उसका जो अभी हम कंप्यूटर देख रहे हैं उसको अगर हम नीचे या बहुत ज़्यादा ऊपर देखेंगे तो हमारी नेक पे बहुत ज़्यादा उसका वेट आएगा। तो इसकी वजह से भी हमें ये सर्वाइकल का पेन बहुत ज़्यादा शोल्डर्स पे बोझ जाता है। बिल्कुल आपके आई लेवल पर होनी चाहिए स्क्रीन, आपकी जो है वो एल्बो के लेवल पर आपका कीबोर्ड होना चाहिए ताकि आपके शोल्डर पे पेन ना आए। क्योंकि हमारा आजकल किसी का भी कोई 15 मिनट या 10 मिनट का काम नहीं है। इवन हम लोग भी कंप्यूटर पे 6 आवर्स कंटिन्यूसली लेके बैठे होते हैं, कंटिन्यूसली हमारा काम, अगर हमें एक ओपीडी का सेटअप है हमारा तो 6 आवर्स की हमारी ओपीडी और कंटिन्यूसली हमारा कंप्यूटर का काम है। कोई भी ऑफिस वर्कर है तो वो 6 to 8 आवर्स उनका कंप्यूटर का काम है। अगर बहुत ज़्यादा काम है तो हमारी एडवाइस यही होती है कि आप एटलीस्ट 5 या 10 मिनट्स के लिए एक राउंड लगा के या थोड़ा सा अपनी नेक स्ट्रेचेस करें। अगर बहुत ज़्यादा नेक पेन है तो हम उनको एक फिगर ऑफ डब्ल्यू कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी फिगर ऑफ डब्ल्यू बनाए, ताकि ये वाले जो आपके बैक मसल्स है थोड़ा सा, या आप बैठे बैठे थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं। 4 या 5 दफ़ा आप ऐसी फिगर ऑफ डब्ल्यू बनाएं कि ताकि आप आपकी ये मोबाइल का इस्तेमाल है। अब आप यू कैन क्लियरली सी कि आप कितने
किस एंगल पे लेंगे और कितने डिग्री आप वैसे weight वो अपनी जो neck पे पुरानी डाल वाली रहे हैं। पिक्चर, वो जो दोबारा एंगल्स वाली जरा दूसरी भी कीजिएगा जरा, फिर मैं इसमें आप सबसे भी पूछना चाहूंगी कि आप इसमें से कौन से हैं। डॉक्टर साहब वैसे आप लोगों से पूछूं तो इसमें 60, 45, 30 और ये जो एंगल्स हैं, ज्यादातर हम ये 60 डिग्री वाले ही हैं, है ना, हम सारे 60 तो आप डिग्री देखिए वाले कि ही हैं। इतनी हाँ मासूम सी नेक है, उस पे आप ऑलमोस्ट 30 केजी का वेट डाल रहे हैं और आप सोचेगा आप 30 केजी की कोई चीज डाल के उठाएं इस गर्दन पर, ओह माय तो गॉड, कितना वेट आप अपनी गर्दन पर और कितने घंटों के लिए आप डाल रहे हैं। तो my फिर God. दर्द ना करे बेचारी तो क्या करे। इसका मतलब है ये तो आने वाले वक्तों में, क्योंकि अभी जब फोन से थे मोबाइल आया है उस वक्त से ये प्रॉब्लम इतना कॉमन हो गया है कि अब यंग जनरेशन के मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो नेक पेन के साथ आ रहे हैं। तो अगर इसको करेक्ट नहीं किया गया तो अगली जनरेशन तो हमारी बिल्कुल पैरालाइज हो जाएगी। डॉक्टर साहब और माशाल्लाह से साथ में वैसे हमारे पास कराची में तो जोड़ों के दर्द हो, जैसे हम कहते हैं ना कि आप पहाड़ी इलाकों में चले जाए, वहाँ पे मैंने एक वक्त हमने शो ही किया था, तो जो सबसे ज़्यादा जो बैक की प्रॉब्लम है या तो वो कराची में, क्योंकि सड़कें तो टिप खिड़बी सड़कें यहाँ पे, और वो जो बाइक में मेरे बाइक चलाने वाले भाई हैं, वो जो बाइक पर सफ़र करने वाली ख़वातीन जो रिक्शे में, कोई भी आप गाड़ी में बैठे हों तो वो तो वैसे ही आपकी बैक के मोरे हिल जाते हैं। तो आप सोचें और मज़ीद कितनी चीज़ें हमसे ऐड करें। कॉल हमारे साथ है, ठीक है, उसके बाद मुझे वोटिको पे भी आना है। मरियम हमारे साथ है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी अवेयरनेस मिल रही है हम लोगों को, बहुत शुक्रिया जी। मरियम वो क्या पूछना चाहेंगी? मुझे ये मालूम करना था कि मेरी सिस्टर है, 6 से 7 मंथ पहले की बात है, वो गिर गई थी तो बैक की साइड पर, तो उनके ना जब डॉक्टर ने एक्सरे एडवाइस किए ना, तो उसमें जो कूल्हे की हड्डी की साइड पे वो कहते हैं कुछ थोड़े थोड़े ना जैसे क्रैक से पड़ चुके हैं, तो वो कोई काम ज्यादा नहीं कर सकती हैं, तो थकती हैं। उनकी टांग से लेके पूरी कमर में और इवन कि अब उनके बाजू से लेके और सर तक में तकलीफ होती है। क्या जो सर की सारे दिन की पेन होती है क्या उसी वजह से है या कोई और इशू है, और क्या ये ठीक हो पाएगा कि नहीं? अब सीधा बाजू भी स्वेलिंग कर रहा है, उनके हाथ में भी पूरी स्वेलिंग है, तो ये क्रैक्स पड़ गए हैं। क्रिटिकल मसला है ये कि नहीं? अच्छा, आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप कह रही हैं कि क्रैक्स पड़ गए हैं, तो क्रैक्स से क्या मतलब है? क्योंकि अगर फ्रैक्चर हुआ है, मतलब वो कह रहे हैं कि कूल्हे की जो हड्डी है ना, तो उसके ऊपर ना 2-3 जैसे टक से पड़ जाते हैं। उन्होंने एक्सरे में यही बताया है। अब वो पूरी शदीद, कभी कभी शदीद टांग में दर्द होती है, सीधी टांग में, और कमर से खड़ा नहीं हो जाता ज्यादा काम कर ले तो वो, और ये शोल्डर में भी दर्द होती है और बाजू सूजा हुआ होता है, अक्सर उंगलियां भी सूजी हुई होती है सीधे हाथ की, और अब वो सर में भी दर्द जा रही है। क्या उस वजह से है, क्या वजह है? यानी कि पेन रिलीफ के लिए हम लोग कोई टैबलेट भी ले लेते हैं ना, उससे कोई इतना खातिर फायदा नहीं होता। ठीक है, देखें अगर दर्द हो रहा है और दवाइयों से भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि भाई कोई मसला चल रहा है, इट्स परसिस्टेंट। हिस्ट्री भी है, गिर गई हैं। दूसरा ये है कि कमर से टांग में दर्द आ रहा है, और ठीक है थोड़े से नॉन मेडिकल टर्म्स थे कि भाई क्रैक्स हैं, टक आ गए हैं, तो वी रियली डोंट नो, लेकिन एक्सरे मोटी मोटी चीज़ें पिक करता है। शाटिका को भी ओवरऑल बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो मैं वही कहने वाला हूँ कि अगर एक्सरे में एक चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, बेहतर है कि MRI करा के देखें। MRI में पता चले प्रॉब्लम क्या है, फिर उसको एड्रेस करें। तो आई वुड सजेस्ट कि ये, क्योंकि उनको हाथ में भी पैर में भी दर्द हो रहा है, और सिर्फ फोन पे देख के या बात करके आप कभी भी किसी को कोई महंगा CT MRI एडवाइस नहीं करते, महंगे टेस्ट होते हैं। तो तरीका ये है कि ये किसी न्यूरो सर्जन को या ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं, जो इनको एग्जामिन करे टांगों को, हाथों को, और फिर जो रेलेवेंट MRI वगैरह की नीड है वो कराएं, उसके हिसाब से फिर जो ट्रीटमेंट है वो शुरू हो। क्योंकि इनकी हिस्ट्री ऑफ फॉल है, तो हिस्ट्री ऑफ फॉल में सर्वाइकल इशू भी हो सकता है, जिसकी वजह से ओवरऑल पेन जा रहा है इनके, लोअर लेग में भी जा रहा है, अपर लेग में भी जा रहा है, तो इट मे बी, तो मेरा ख्याल इनको किसी न्यूरो सर्जन को दिखाना चाहिए पहले, उसके बाद। 6-7 मंथ्स बैक ना, तो उस वक्त सिर्फ अगर उन्होंने पेन यहाँ था और सिर्फ यही इवैल्यूएट किया, ऊपर इवैल्यूएशन हुई नहीं हुई, तो एक दफ़ा इनको दोबारा विजिट की ज़रूरत है कि दोबारा ओवरऑल ये री-इवैल्यूएट हों कि इनको बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो सकता है। उस वक्त ऊपर की कोई चीज़ मिस हो गई हो, क्योंकि इतनी तकलीफ में आपकी बहन, तो उनको प्रॉपर एक बार आपको दोबारा ज़रूर जाना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताइए, जो एकदम से जो चक्कर हमें आ जाते हैं, ये जो बिल्कुल सर घूमने सा लग जाता है, जिसको हम वर्टिगो भी कहते हैं, ये असल में है क्या? ये वर्टिगो की प्रॉब्लम है क्या सर? वर्टिगो समझिए कि इस बैठे बैठे आपको सडनली चक्कर शुरू हो जाएं, आप या तो आप फील करें कि आप घूम रहे, या आप ये फील करें आपके चारों तरफ जो दीवारें हैं वो घूम रही हैं।
ठीक है, वो स्पिन कर रही हैं, हालांकि आप इडल बैठे हैं, आप मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन या तो आपको फील हो रहा है कि आप घूम रहे हैं या आपकी दीवारें घूम रही हैं, क्योंकि आपके ब्रेन को जो सिग्नल मिल रहे हैं जी वो घूमने के मिल रहे हैं, और वो सिग्नल आपके आ रहे हैं कान के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, जहाँ पे हमारा बैलेंस सिस्टम, कान में देखिए 2 सिस्टम होते हैं, एक ही बोन के अंदर एक सुनने का सिस्टम है जिससे हम सुनते हैं, और दूसरा बैलेंस सिस्टम है। बैलेंस सिस्टम में 3 कैनाल्स होती हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होती हैं, तो हमारी बॉडी को बैलेंस करती हैं। हम चाहे छलांगे मारें, दौड़ें, डाइविंग करें, हम जहाज़ से छलांग लगा के पैराशूट में भी आएँ, हमारी बॉडी बैलेंस रहती है उन 3 कैनाल की वजह से। और अगर उन 3 कैनाल्स की अंदर जो लिक्विड्स हैं उनकी कंपोजिशन में कोई फ़र्क पड़ जाए तो आपका बैलेंस आउट होता है, और जब बैलेंस आउट होता है तो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है, तो उसके बाद फिर आपको चक्कर आने शुरू होते हैं। ज़्यादातर जो चक्कर हैं वो कान के इन स्ट्रक्चर की वजह से हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 80%, और 15 to 20% जो है वो ब्रेन के अपने मसलों की वजह से होता है। तो या तो सेंट्रल रीजन है जो ब्रेन के साथ होता है, या पेरिफेरल है जो कान के साथ ये होता जो है। कान, ये इसका ऑफ कोर्स क्योर की तरफ भी जाना, देखना है कि कैसे इसको हम हल कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ अभी कॉलर मौजूद है फौजिया लाहौर से, उनकी भी कॉल मुझे शामिल करनी है। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैडम? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। फौजिया क्या पूछना चाहेंगी? ये मैं पूछना चाहूंगी, मेरी 35 साल उम्र है और मेरे 4 बच्चे हैं, और मुझे ना, मैं जब रात को सोती हूँ ना तो मेरे जो कंधे हैं बहुत ज्यादा दर्द करते हैं जब सुबह उठती हूँ। तो कमर की जो मेरी है वो भी बहुत शदीद दर्द होती है, और मेरी टांगों में भी बहुत दर्द रहता है, और मैं हूँ भी इतनी स्मार्ट हूँ, मोटी वगैरह नहीं हूँ। तो जी मैं ग्रुपन भी गोली वगैरह वो जो होती है स्टोर से लेके वो भी खा लेती हूँ। मैं सदके जाऊँ फौजिया, आपने प्रोग्राम शुरू से देखा है आपने? जी मैं देख रही, मैं कब से कॉलें मिलाने की कोशिश कर रही हूँ, नंबर मैं आप ही की बात कर रही थी। खबरदार आपने आइंदा खुद से दवाई कोई लेके खाई तो। जी 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 मैं देख रही हूँ। वादा करो मेरे से पहले। अच्छा नहीं कही वादा नहीं, देखा ना, सच्ची है ये औरत, सच्ची है, इसने मेरे से वादा नहीं किया। अच्छा आपसे कोई काउंटर सवाल पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब? कुछ काउंटर सवाल? सवाल मेरा यही है कि ये सुबह उठती जब कांटों दर्द क्यों होता है? इससे सोने की वजह से होता है या? अच्छा, चल कितना सकती हो? फौजिया आप कितना चल सकती हो? फौजिया चल कितना सकती, डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं चल कितना सकती हो? मैं जॉब करती हूँ तो काफी ज्यादा मैं चल के जाती हूँ और चल के जाती हूँ, आधे घंटे का सफर होता है। अच्छा ठीक ठीक है, जवाब सुन लें। हाँ जी। देखिए नाइट पेन, कभी कभी कोई बंदा कहना कि नाइट पेन मुझे रात में दर्द होता है सोते हुए, तो वो उसको थोड़ा सा अलार्मिंग कहते हैं कि भाई आप इसको सिर्फ दवाई दे के फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि हिस्ट्री कहती है कि नाइट पेन की कभी कभार कोई कॉज, मेजर कॉज भी हो सकती है। तो यस, अगर उनको टांगों में इन सब चीज़ों में दर्द होता है तो इनको वही एग्जामिन करना पड़ेगा और एक MRI लाजमी कराना पड़ेगा। ब्रूफीन टैबलेट आप कभी कभी के लिए ठीक है, लेकिन वही बात है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, ये आपकी किडनी को और आपके स्टमक को बहुत सिग्निफिकेंटली डैमेज कर सकती है। दूसरा ये है कि उन्होंने बताया कि मेरा वेट भी कम है, सारी चीज़ें हैं, चलने में ठीक हैं, तो ये थोड़े से पॉजिटिव फाइंडिंग्स हैं। एक और चीज़ जो जाती है कि भाई बंदा थोड़े से रेस्ट के बाद, जैसे रात में सो गया फिर सुबह उठा फिर पेन्स हो रहे हैं, इसका मतलब है कोई आर्थ्रोपैथी, जॉइंट्स का कोई प्रॉब्लम ना चल रहा हो, क्योंकि रात में सो रहे हैं तो सब चीज़ें ठीक हैं, जब सुबह उठते हैं तो बॉडी बहुत स्टिफ होती है, फिर थोड़ी से आधा पौना घंटा लगता है रवानी में आने के लिए, फिर सही हो जाता है। तो ये कुछ 2-4 चीज़ें जिस तरफ जहन जाता है, लेकिन ये है कि इनको प्रॉपर दिखाना चाहिए। कोई भी चीज़ 3 महीने से ऊपर जा रही है ना, आपने जाके दिखाना है। अगर कोई छोटी चीज़ होती 2 हफ्ते, महीना, मैक्सिमम 2 महीने में खुद ही सही हो गई। अगर कोई चीज़, कोई दर्द, कोई प्रॉब्लम आपको 3 महीने से ऊपर चल लिया, आप जाके चेक कराएं। अच्छा, और जो वर्टिगो के बाद में दोबारा आऊँगी, वो कहते हैं कि अक्सर वर्टिगो को कान में मौजूद कैल्शियम के ज़रात से जोड़ा जाता है। जी उसको कहते हैं पोजिशनल वर्टाइगो, बेनाइन पोजिशनल वर्टाइगो। ओके। उसमें होता ये कान के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ओटोलिथ, उनमें से कैल्शियम के क्रिस्टल्स जो हैं वो टूटते हैं,
और ग्रेविटी की वजह से वो एक ख़ास जगह जाके जमा हो जाते हैं। नॉर्मली वो जो पोस्टीरियर कैनाल है उसमें जमा होते हैं। जब उनका क्वांटिटी और वेट सिग्निफिकेंट हो जाता है तो फिर जब हम हेड मूव करते हैं तो उसके साथ वो सारे क्रिस्टल भी मूव करते हैं और उससे चक्कर आता है। ओके। और इसका इलाज बहुत सिंपल है। उसके लिए एक एक्सरसाइज होती है जिसको एप्ले मैन्यूवर कहते हैं और बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, और उसके साथ उन क्रिस्टल्स को पोस्टीरियर कैनाल से डिसलॉज करके ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहाँ उनका इफेक्ट खत्म हो जाता है। ये एक्सरसाइज से होता है, ये प्रोसीजर होता है फिर एक एक्सरसाइज है, सिंपल एक्सरसाइज से हो मतलब जाता है। आपके बॉडी को कुछ डिफरेंट पोजीशंस में रखना होता है तो वो जो क्रिस्टल्स हैं वो वहाँ से मूव करके सेफ जगह पे चले जाते हैं और आपके चक्कर इमीडिएटली ख़त्म हो जाता है। ये पोजीशन वर्टाइगो है। बेहतर होता है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास विजिट करें और ये एक्सरसाइजेस करवाएं, क्योंकि आपको अगर बता देते हैं तो आप उस तरह प्रॉपर नहीं कर पाते, लेकिन आपको जब करवाए जाते हैं तो जब आप उससे प्रैक्टिस करते हैं ये करवानी पड़ती है, काफ़ी खुद नहीं काफ़ी करनी फर्क होती। पड़ता है। हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं, काफ़ी रिकवर भी करते हैं इसके लिए। ओके। ये कोई भी फैमिली फिजिशियन, ईएनटी स्पेशलिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ये सब मतलब जिसके पास ट्रेनिंग है वो करते हैं इसको। ये डायग्नोज भी इसी से होता है, हेल्पैक्स मैन्यूवर से, फिर एप्लीज इसी प्रोसीजर को करते हुए, एप्लीज मैन्यूवर से करते हुए ये इसकी एक्सरसाइज भी होती है, ये ठीक भी इसी से होता है। जिस तरह डायग्नोज होता है उसी मैन्यूवर को करते हुए इसको ठीक है। फिर पेशेंट जब एक्सपर्ट, जब हमें लगता है कि कर लेगा घर पे, तब हम उसको कहते हैं कि कर लो, वरना हम रिस्क नहीं लेते, हम कहते हैं हमारे पास ही आओ। हाँ अच्छा जी, हमारे साथ हाजी रहमान साहब भी मौजूद है पेशावर से कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जनाब। जी हाजी साहब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ शुक्र है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। बताइए जी क्या पूछना चाहेंगे? अभी हमारी बेगम है 3 महीने पहले गिर गई थी ना। जी जी। जब 3 महीने पहले गिर गई तो इसी हाथ के शोल्डर में उसके दर्द हो रहा था। तो उसके एमआरआई भी किया, बड़े बड़े डॉक्टरों को भी दिखाया, नेशनल में भी दिखाया, मगर अभी तक उसकी दर्द जो है ना वो नहीं जा रहा है। और हाथ ऐसी चीजें उठते भी नहीं है। अच्छा सही सही। हालांकि लियाकत नेशनल हो गया, एवं डॉक्टर इमरान शाह से उसको भी दिखाया, 2 बड़े और डॉक्टरों को भी दिखाया। हाजी साहब एमआरआई में क्या बताया गया था? एमआरआई में पहले इन्होंने बोला कि भाई ये जो उसका वो पट्टा होता है ना वो का डैमेज है। उसके बाद उसने बोला कि नहीं सही है, डॉक्टर ने बोला लियाकत नेशनल में, तो सही नहीं जा रहा है। ठीक। ओके, कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? कोई काउंटर सवाल पूछना चाहेंगे? नहीं चलें ठीक है, हाजी साहब शो देखते रहें जी। ठीक है। हाजी साहब बता रहे हैं कि भाई बेगम को चोट लग गई थी, वो सारी चीज़ें हैं और पेन अभी तक परसिस्टेंट है। ठीक है, 3 महीने हो गए। यस, मतलब अगर आपको कोई लोकल टेंडन, अब उनका एमआरआई भी हो गया है और एमआरआई में ना वो लोकल टेंडन्स वगैरह चीज़ें वो पिक कर लेते हैं, लेकिन 2 जॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, एक नी जॉइंट और एक शोल्डर जॉइंट। ठीक है, यहाँ तक कि आप किसी जनरल फिजिशियन या आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भी चले जाएं तो देख लेते हैं, लेकिन अब जो शोल्डर जॉइंट के ना डेडिकेटेड स्पेशलिस्ट आ गए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी स्पोर्ट्स जो ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट्स हैं उनमें से किसी एक को दिखाएं। दूसरा ये है कि भाई अगर उसमें कोई भी टेंडन या कोई भी मसल का इंजरी है तो इट टेक्स वीक्स और मंथ्स टू रिकवर। हाँ, इसका थोड़ा सा रिहैब प्रोसेस भी है। ठीक है, अब वही बता रहा हूँ कि अगर कोई उसको स्पोर्ट्स डेडिकेटेड या ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट नहीं देखेगा तो वो प्रिस्क्राइब भी नहीं करेगा, वरना ये मैडम फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इनके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, तो जो मसल इंजरीज की जो रिहैब है वो तकरीबन 6 मंथ्स तक भी चलती हैं, तब जाके ये वाले प्रॉब्लम्स बेहतर होते हैं। हल सिर्फ दवाई नहीं है, दवाई टेम्प्रेरी है, लेकिन रिहैब और फिर कुछ इंजेक्शंस हैं और फिजियोथेरेपी, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो इनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? प्रॉपर एक्सरसाइज एंड फिजियो। हाँ, और किसी शोल्डर स्पेशलिस्ट जो कि स्पोर्ट्स मेडिसिन या स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक स्पेशलाइज करते हैं, उनको एक नज़र ज़रूर दिखाएं। हमारे यहाँ है डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स का, हाँ, कि हमारे यहाँ उनके साथ हमारे फिजियोथेरेपिस्ट भी काम कर रहे होते हैं, तो आप उनको बोलें, मशवरा दें कि हमारे पास आएँ और उनसे भी एक एडवाइस लें और फिजियोथेरेपी कराएं, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। हमारे यहाँ बहुत अच्छी थेरेपी होती है, ख़ास तौर पे मसल्स प्रॉब्लम के लिए हमारे स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कि इसको देख रहे होते हैं। और ऑब्वियस बात यही है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है। अब हर पेशेंट आता है, वो कहता है एक विजिट में चाहता है कि वो ठीक, जैसे मेडिसिन का इफेक्ट हुआ तो फिजियोथेरेपी, तो ऐसा नहीं होता। जब भी हम पेशेंट को जब एक्सरसाइज का कहते हैं तो सब पेशेंट्स भागते हैं, क्योंकि एक्सरसाइजेज भी आपको एक दिन में नहीं, ना तो दुबला करेगी ना ही स्ट्रेंथन करेगी, उसके लिए आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स लग के करवानी पड़ती हैं। तो आप 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट तो होता ही है,
तो मेरा ख्याल है कि उनको आके इस तरह से लेना चाहिए एडवाइस, और हमारे पास भी आए, हम उन्हें देखते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम हुआ है, कौन सा मसल टेंडन इनका रप्चर हुआ है जिसकी वजह से इन्हें प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हर मसल की अपनी एक मूवमेंट होती है, तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर उनकी एक्सरसाइजेज और जो भी है वो प्लान करें। और देखिए बिला वजह के भी कोई एक्सरसाइज ये भी नहीं कि आप चैट जीपीटी से पूछें, चैट जीपीटी या फिर आप यूट्यूब पे खोलें जी अगर फलानी तकलीफ है तो हमें कौन सी लोग एक्सरसाइज आजकल करनी कर रहे हैं सब कुछ बहुत ज़्यादा, चैट जीपीटी तो बहुत कॉमन हो गया है। एक्सरसाइजेज हैं और हर कोई करके ना और उल्टे दूसरे मसले, दूसरे स्पैजम्स लेकर आ जाते हैं कि जी उस पे हमने अपनी कमर दर्द की या किडनी की ये वाली एक्सरसाइज देखी थी और अब वो पूरे स्वेलिंग के साथ आ जाते हैं। काउंसलिंग का जैसे ये कह रही है ना कि एक सेशन के बाद लोग समझते हैं जादू हो जाए, काउंसलिंग का बड़ा पार्ट होता है। तो हम जैसे हम लोग रेफर करते हैं और अगले फॉलो पे पेशेंट आता है तो हम देखते हैं कि फिजियोथेरेपी का एक सेशन हो चुका, तो हम पूछते हैं कि फ़र्क, हम ये नहीं पूछते ठीक हुआ, हम पूछते हैं फ़र्क पड़ा, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब ठीक नहीं हुआ, मैं फिर दोबारा हम रिपीट करते हैं फ़र्क पड़ा, तो जी डॉक्टर साहब थोड़ा बेहतर, हम कहते हैं शुक्र करें। और हमने नहीं कहा ठीक होगा और हमने नहीं कहा जादू होगा, कुछ नहीं, जादू नहीं होने वाला और उसको टाइम लगेगा। और प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा, सेशन लीजिएगा और फॉलो कीजिएगा जो उन्होंने घर पे एक्सरसाइजेस बताई हैं। सही। अब देखिए जो चक्कर भी जाते हैं, जैसे हम वर्टिगो की बात भी कर रहे थे, तो उसमें आपको एकदम से डिजीनेस भी आपको हो रही है, कुछ लोग जैसे कमजोरी से भी होती है, जैसे आयरन डेफिशिएंसी से भी होता है कि आप एकदम से उठे और आप, जैसे मेरे साथ भी कभी कभी होता है, आप कहेंगे यार ये मधिया बहुत बीमारी लगी है, तो क्या करें, सब बीमारियां एकदम से जाग जाती हैं। तो चक्कर बड़े डिफरेंट किस्म के होते हैं, कभी कभी वो भी चक्कर होते हैं जो आपने लोगों को दिए थे वो वापस आ जाते हैं। तो इन तमाम तो चक्करों के इलाज में बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हम क्योंकि ज़रा चक्करों के हवाले से बात कर रहे थे कि जो चक्कर इतने आते हैं और चक्करों को डिफ्रेंशिएट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब तो ज़रा मैं चाहूँगी ये भी बता दें कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा वर्टिगो का चक्कर आ रहा है, कौन सा में नॉर्मल चक्कर आ रहा है, कौन से भूख से चक्कर आ रहे हैं और कौन से वो चक्कर जो दुनिया जहान को दिया जो वापस आ गए। जी, सबसे पहले तो हमें ये डिफ्रेंशिएट करना होता है कि ये डिजीनेस है या वर्टिगो है, ठीक है ना। बाद औक़ात ये होता है कि आपकी शुगर लो हो गई तो आपको चक्कर आ गया, आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया तो आपको चक्कर आ गए, आप एकदम से उठे तो आपको हल्का सा चक्कर आ गया, वो आम डिजीनेस है। वर्टिगो वो होता है जो कि आपका बैलेंस सिस्टम टोटली आउट हो जाता है, चाहे वो कान के अंदरूनी स्ट्रक्चर की वजह से हो या ब्रेन की वजह से हो। और वर्टिगो जो है ये बहुत ही एक डिस्ट्रेसिंग चीज़ होती है। जो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, बाज़ औक़ात वो चेयर पे आते हैं या स्ट्रेचर पे आते हैं और लिटरली वो मूव नहीं कर पाते, और चक्कर जिनको ज़्यादा होते हैं उनको वोमिटिंग्स होती हैं और वो बहुत ही बुरी कंडीशन में आते हैं। और उनको हमें स्टेबलाइज करना पड़ता है और मेडिसिन दे के उनको ख़ास पर इंस्ट्रक्शन बहुत देनी होती हैं। सबसे पहली तो गर्दन की मूवमेंट्स जो हमें रेस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि गर्दन जब भी वो मूव करेंगे उनको चक्कर आ जाएगा। तो गर्दन को बॉडी के साथ स्टेबलाइज करना होता है या उनको सर्वाइकल कॉलर देना होता है, उनको बताना होता है कि उन्होंने सजदा नहीं करना है, उन्होंने झुकना नहीं है, उन्होंने कोई वज़न नहीं उठाना है, उन्होंने ड्राइविंग नहीं करनी है। और फिर उनको मेडिसिन देते हैं, 2, 3 या 4 मेडिसिन जो है कंबाइन करके, तो ग्रेजुअली वो बेहतर होना शुरू होते हैं। लेकिन उनको बाज़ औक़ात कई हफ्ते लग जाते हैं फुल्ली स्टेब्लिश होने में। Oh my God, हाँ। तो वर्टिगो इज़ नॉट अ सिंपल थिंग, और जिनको होती है तो वो बाज़ औक़ात तो समझते हैं जी हमारा आखिरी वक्त आ गया कि जी बस अब हम तो जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। तो ये इसको डिफरेंशिएट करके फिर इसको प्रॉपर्ली ट्रीट करना ये बहुत ज़रूरी है। सही। अच्छा, मुझे शाटिका की पेन के बारे से बताइएगा कि ये शाटिका की पेन की रीज़न क्या होती है? देखिए, शाटिका जिसको कहते हैं ना, हमारा न्यू सर्जन्स का ब्रेड एंड बटर होता है। तो लेकिन एक अच्छे एस्पेक्ट से स्टार्ट करने के लिए 90% मोर देन 90% ठीक हो जाता है, ठीक है ना। इट्स बेसिकली कि आपकी जो नर्व रूट है उस पर इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है। क्लासिकल सिम्टम्स ये होते हैं कि भाई कूल्हे से दर्द हुआ, टांग में आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को बैक पेन से शुरू होता है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों में होता है, मुझे भी कभी ना कभी हुआ है, बहुत सारे लोगों को हुआ है। लेकिन उसको इनिशियल फेज में आप थोड़ी सी दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी करें तो 90% ऑफ इट इज ट्रीटेबल, बिल्कुल सही हो जाता है। होता क्यों है? कोई गिर जाते हैं, क्या होता है इसकी? एग्जैक्टली
किसी ने भारी वजन उठा लिया, हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है कि वो गाड़ी की बैटरी बहुत भारी वाली उठा ली, पानी की बोतलें उठा ली वो वाटर कूलर वाली, या कोई ना कोई ऐसा इवेंट होता है, या किसी को नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि वो बाइक उठा रहा था, ये कर रहा था, तो अमूमन भारी चीज़ करने से हो गया। कभी कभार कोई वाज़े वजह हो भी नहीं पा रही होती, ठीक है, लेकिन ये कि मेजॉरिटी लोगों को जिनको दर्द हो अभी से शुरू हुआ, महीना हो गया, वो अच्छे फैक्टर्स में होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। जिन लोगों को चीज़ें बहुत क्रॉनिक हो गई हैं, 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, फिर हम सोचते हैं कि भाई ठीक है अब कुछ करो, टेस्ट करो, चीज़ें करो, ये सब चीज़ें करो। और जो लोग ना आ रहे हैं तो भाई इसलिए कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर 2 महीने तो चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन टाइम एक्सीड हो जाए तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं। कॉलर हमारे साथ हैं शाहीन जौहराबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम जा रहा है। बहुत शुक्रिया। और मैं शुरू से देख रही हूँ इसमें। मैंने एक ये क्वेश्चन करना है, मैं ये कह रही हूँ कि आजकल ऐसा है कि हम बच्चे हों या उनके वालिदैन हों तो ये तो एक का ये है कि सब लेटते हैं, बैठते नहीं है। हाँ, वो मतलब क्या कि जहाँ सिटिंग रूम है वहाँ भी वो कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा स्टाइल बन जाए कि हम लेट जाए, तो बैठते हैं ही नहीं। तो मैं ज्यादा वजह यही समझती हूँ कमर दर्द और गर्दन दर्द और ये जो सारी होती है कंधों में ज्यादा तकलीफ है। और खड़े होने पर अगर उन्हें कहा जाए कि भाई आप खड़े होकर ये काम करें तो वो बहुत जल्दी सहारा लेते हैं, किसी चीज का सहारा लेके खड़े होते हैं। तो और फिर ये हो गया कि फर्नीचर भी अब ऐसा बनने लगा है कि उनकी चौड़ी नशिस्त होती है ज्यादा कि उस पर जैसे कि ना स्पेनिश प्रोग्रामिंग है कि ये देखा जाए, तो आसपास पिलोज भी ज्यादा होते हैं, कुशन वगैरह, तो हर कोई लेटा हुआ होता है। मतलब अगर कमरे में दाखिल हुआ जाए ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई आराम है, कोई रेलवे स्टेशन की या कोई हिजरत करके कहीं सब सामान भी रखे हुए होते हैं सामान भी रखे हुए होते हैं, बोतलें पानी की पड़ी होती हैं जा बजा, तो ये और दूसरे खाने पीने का सामान भी बहुत सारा रखा हुआ होता है ये पैकेट्स में जो आजकल है, तो उससे फिर एक वो वजन भी बढ़ता है। तो इसके बारे में कुछ एडवाइस करें, कि कुछ बताएं कि भाई क्या तरीका किया जाए कि ये चीज खत्म हो। जी, सबसे पहले तो आपको डांट से काम शुरू करना पड़ेगा सबसे ज्यादा तो। नहीं, हमारा लाइफ स्टाइल वाकई बहुत ख़राब हो गया है। जो पहले लोग थे वो बेइंतहा वॉक करते थे, मॉर्निंग में उठते थे, फजर पढ़ते थे और फिर वॉक के लिए निकल जाते थे। अब हमारे यहाँ जो है रातों को जागा जाता है और दिन में बहुत देर तक सोते हैं। सर्केडियन रिदम ही हमारा आउट है। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, सिर्फ ये नहीं कि हम वॉक के पर्पस से निकले थे, आई रिमेम्बर कि बचपन में जैसे अगर कभी रोटी बाहर कभी तंदूर से नान आने तो वॉक करके चले गए लेने के लिए। अब हर बंदा बाइक या गाड़ी 10 मिनट 5 मिनट की वॉक पे भी गाड़ी निकाल लेता है। अब वॉक करने की आदत खत्म हो गई है जी, और उसी वजह से हम लोग वीक होते चले जा रहे हैं। अच्छा, फिर हमारे यहाँ बच्चे अब गेम्स नहीं खेलते। पहले हर बच्चा कोई ना कोई गेम खेलता है, या फुटबॉल या हॉकी या क्रिकेट या टेबल टेनिस, कुछ ना कुछ खेलता था। अब आजकल के बच्चे मोबाइल गेम खेलते हैं, फिजिकल गेम नहीं खेलते। तो इस वजह से, और फिर ये कि जो इन्होंने कहा है कि वो आप जब होते हैं तो फिर आपको लेटने की पोजीशन में, हालांकि आप बैठे हैं तो आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, आपका सर सीधा होना चाहिए ताकि स्ट्रेस ना पड़े। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे वाकई बताइए, आजकल के बच्चे इतने थके टूटे क्यों रहते हैं? वाकई मुसीबत है कि वो जो फिजिकली स्ट्रांग नहीं है। फिजिकल इनएक्टिविटी है ना बेसिकली, जहाँ हम कहते हैं कि ओवर यूज से इन्फ्लेमेशन होती है, उस तरह से मिस यूज़ या नॉन यूज़ की वजह से भी जो है एट्रोफी हो रही होती है मसल्स की, और वो भी स्पैज़म में जा रहे होते हैं, क्योंकि मसल्स का बेसिकली काम जो है वो इलास्टिसिटी वाला है। उनका कॉन्ट्रैक्टिलिटी वाला काम है कि एक्सपेंशन होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी। अगर आप ये किसी तरह से ये यूज़ नहीं करेंगे तो वो आखिरकार जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और कहते हैं ना बैठे बैठे जंग लग जाने वाली बात होती है। तो अगर बच्चे नहीं खेलते या बाहर नहीं जाते हैं, अब वो अगर हमारा ये दौर इस तरह आ चुका है तो हमें उसी तरह से अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा। कुछ नहीं आधे घंटे की वॉक ज़िंदगी में शामिल कर लें, लामहाले। ख़वातीन हमारे यही कहती हैं हम तो सारा दिन काम करते हैं, हम तो जॉब पे जाते हैं, हम बच्चे छोड़ने ले जाने जाते हैं। जब आप स्ट्रेस के साथ वॉक करें ना कि आपके दिमाग में एक स्ट्रेस चल रहा है, तो आपके जो अंदर का ब्रेन है उसको बाहर की दुनिया का नहीं पता, उसको ये मैसेज मिल रहा है कि स्ट्रेस है। वो आपके वो हार्मोन्स, वो एक्टिविटी रिलीज़ नहीं करेगा कि जो स्ट्रेस के साथ है। उसके अलावा सिर्फ आधे घंटे के लिए आप ये सोच के कि जॉगर्स पहन रहे, तैयार हो रहे कि मुझे वॉक करनी है, तब आपको फ़ायदा है। हर काम से हट के आप आधे घंटे की 5 days a week अगर आप एक वॉक ज़िंदगी में शामिल कर ले, सिर्फ वॉक, कुछ ना करें ज़िंदगी में,
में सिर्फ एक आधे घंटे की वॉक कर ले, चाहे घर में करें चाहे घर के पास करें। अगर कोई पार्क अवेलेबल है तो वहां कर ले, कोई ग्राउंड अवेलेबल है, कोई अच्छी सड़क अवेलेबल है जो स्मूथ है, जिसमें आपको चोट लगने का खतरा नहीं है, कम से कम ये कर ले तो बहुत फर्क पड़ जाएगा इस और बात से। फोन घर रख के जाएं, ठीक है ना? फोन तो लाजमी है, वरना तो फोन नहीं। अच्छा, कॉलर मौजूद है लाहौर से, फराह। अस्सलाम वालेकुम फराह। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। फराह, क्या पूछना चाहेंगी? पहले तो मैं कहूँगी कि आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त जा रहा है और मुझे भी यही प्रॉब्लम। आए बहुत ये वॉक की प्रॉब्लम है, ये किस चीज़ की प्रॉब्लम है? मुझे कमर की प्रॉब्लम है, डिस्क जो है ना वो मेरी हिल गई हुई है। तो मैंने MRI करवाया, डॉक्टर ने बताया कि आपको ना 6L का मसला है, आपको लाजमी ऑपरेट करना। मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहती, मुझे पेन बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि इसका कोई और हल बता दो प्लीज डॉक्टर साहब से। अच्छा, और सर्जरी क्यों नहीं कराना चाहती? कि ये डर है कि वो खवातीन, घर की खवातीन को भी होता है ना कि हमारी सर्जरी होगी, मैं बेड पे पड़ गई तो फिर घर कौन देखेगा? ये भी तो बड़े मसले हैं। सर्जरी से क्यों भाग रही है? एक तरफ रहा वो तो मैं मैनेज कर सकती हूँ। मुझे असल में जो प्रॉब्लम है ना, मेरी सासू माँ ने ऑपरेट करवाया था कमर का। जी जी। तो वो बेचारी जो है ना वो कमर से रह गई थी, उनका नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल काम नहीं करता था। मेरे जो हस्बैंड है ना वो इस बात से डरते हैं कि ये ना हो कि तुम ऑपरेट करवाओ तो कोई ऐसा मसला बन जाए। पहले मेरी मम्मी के साथ मसला, तो मैं इसलिए अब डरती हूँ कि मैं ना ऑपरेट करवाऊँ। ओके ओके, ठीक है जी। चलिए, मैं चाह रहा था कि कोई इस तरह का सवाल पूछ ले, ठीक है, क्योंकि ये इतना बड़ा मिसनोमर है। क्योंकि देखिए, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले कुछ होते थे ऑपरेशंस जो कि बहुत लिमिटेड। अब इतनी मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, और यही वजह है कि ना कि इंसान नॉन सर्जिकल पे इतना एडमेंट होता है कि इतने सारे स्कैम चीज़ें भी चल रही हैं, ठीक है। लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, 2-2, 3-3 लाख रुपए दे के कि भाई ये इंजेक्शन लगा देंगे तुम सही हो जाओगे, ये वाली एक ख़ास शुआएँ हैं, ये हैं। जी जी। अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो उसमें लाखों रुपए ज़ाया कर देंगे और बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। और ये वो बेचारी ख़वातीन होती हैं जो कि दर्द में बर्दाश्त कर करके अपने सालों साल ख़राब कर देती हैं। देखें, मैं न्यूरोसर्जन हूँ, ये जैसे मैं कहता हूँ ना, ये मेरा ब्रेड एंड बटर है। मैं रूटीन में इस तरह की सर्जरीज करता हूँ, सुबह शाम, हर हफ्ते, हर महीने, ठीक है। अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सेफ़ हो गई हैं, ठीक है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई अगर आपने ऑपरेट किया बस फिर 50-50 है, टांगे सही होंगी नहीं होंगी। अमूमन ये सर्जरीज जो हैं सिंगल डे सर्जरीज होती हैं। आज ऑपरेशन हुआ, अगले दिन हम लोग घर भेज देते हैं। ऐसी सर्जरीज में जो कि अच्छे सेटअप में हो, हम लोग माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। हमारे पास बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होता है, न्यूरो मॉनिटरिंग का इक्विपमेंट होता है, साथ साथ डायमंड की ड्रिल्स होती हैं। तो इतनी सेफ्टी बढ़ जाती है कि आई वुड से स्टेटिस्टिकली इस तरह की सर्जरीज में 98%, 97-98% सक्सेस रेट है। ओके। और 2% में भी मैं ये नहीं कह रहा कि मरीज रह जाएगा, ये हो जाएगा। उसमें जो रिस्क है या कॉम्प्लिकेशन है उससे ज़्यादा इन्फेक्शन की है, कि भाई इन्फेक्शन ना हो जाए तो फिर उसके लिए एंटीबायोटिक वगैरह वो वाली सारी चीज़ें। तो इसमें ये नहीं है कि भाई टांगें कमज़ोर हो जाएंगी, मैं कमर से रह जाऊंगी। अमूमन मरीजों को इमीडिएट रिलीफ मिलता है और अगले दिन से वो 90% बेहतर हो जाते हैं, ठीक है ना। आप सजेस्ट करेंगे क्योंकि सर्जरी जो है वो इतनी खौफनाक इसमें नहीं होगा? डॉक्टर बिल्कुल नहीं है। हम तो कहते हैं लोगों को कि सर्जरी से डर न छोड़ दें। सर्जरी जो है वो आपको इमीडिएटली रिलीफ देती है चीज़ों से। लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है। मैंने कहा लास्ट टाइम बाहर के नहीं, हम बाहर जाते हैं, मैं सोचती हूँ कि भाई कहीं जाने से पहले मुझे चलूँगी तो दर्द होगा, ये करूँगी तो दर्द होगा। और यंग लोग, 30-35 साल के लोग इतनी सी ज़िंदगी में महदूद होकर रह जाते हैं क्योंकि नहीं मैं कुछ करूँगी तो मुझे दर्द होगा, ठीक है। तो यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, ठीक है। अब इतनी चीज़ें नहीं है, तो आप किसी भी बड़े वो लाहौर से बड़े शहर में है, हाँ बड़े वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटल्स, नई टेक्नोलॉजीज हैं। आप जाएं किसी अच्छे न्यूरो सर्जन से कंसल्ट करें, बैठें, उससे अपने शिकवे दूर करें, उससे पूछें क्या स्टेटिस्टिक्स हैं, कितना फ़ायदा है, क्या नुकसान है, तो वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा मेरे ख्याल से। हाँ फराह, मतलब अपनी ज़िंदगी को मज़ीद तकलीफ में ना गुजारें, क्योंकि अगर आप वैसे इनके पास कोई नॉन सर्जिकल वे कोई ऐसा है? देखिए, नॉन सर्जिकल वेज जितने भी है ना, वो जैसे मैंने बताया फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। जी जी। लेकिन अगर 6 महीने 9 महीने साल गुजर गया तो इसका मतलब है कि अब ये चीज़ें काम नहीं करेंगी, ये गुजारा करेंगी। कभी कम है दर्द, कभी ज़्यादा है, कभी कम है, कभी ज़्यादा है, लेकिन ठीक नहीं होंगे आप।
ओए होए, फिर तो नागुज़ीर होगी यहाँ पे ना। तो प्लीज़ आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, न्यूरोसर्जन के पास जाएं, रिस्क फैक्टर के वाले से बात भी करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, वही बात ना कि हम मेरे पास यहाँ डॉक्टर्स इसलिए मौजूद हैं कि डॉक्टर्स आपको सही जो सजेशन है वो दे सकते हैं, वरना मुझसे तो आप जो दुनिया जहान की बातें कराने हैं, पर ये बातें तो मैं आपको नहीं समझा सकती। और यही आपको समझाएंगे तो आप समझेंगे। और वो जो सर दर्द की दवाइयाँ, मैं एक बार फिर से मैं चाहूँगी कि अब 1 मिनट मेरे पास रह गया है, तो कोई मैसेज आप देना चाहें या कोई एडवाइस आपको देना चाहें लाइफस्टाइल के वाले से, तो प्लीज़ क्विकली। बस आपको जो भी दर्द हो, सबसे पहले तो ये देखें कि उसमें कोई रेड फ्लैग के कोई एक्यूट ट्रॉमा है तो आप फौरी तौर पर कंसल्ट करें। और अगर वो आपकी लाइफ अफेक्ट कर रहा है कि आपको ज़िंदगी रोज़मर्रा का काम उससे अफेक्ट हो रहा है तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं और सेल्फ मेडिकेशन ना करें। चलें, ख्याल रखिएगा। शाद रही है, बात रही है, कल मिलते हैं।